गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने दूसरी इकाई में से जो दूसरा पाठ है, 2 लघु कथाएं, उसे पढ़ना शुरू किया है। उसमें से हमारी जो पहली लघु कथा है वो हो गई है न्यू, और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी दूसरी लघु कथा जीव का वर्चस्व। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें न्यू इस लघु कथा में लेखक ने हमें क्या बताया है वो संक्षिप्त रूप में बताना चाहती हूँ। हमारे लेखक जो है हरि जोशी, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें सीख दी है। हमें बताने की कोशिश की है कि जीवन में हमेशा अच्छाई की ओर हमें जाना है, क्योंकि बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। और जो अच्छी बातें करता है, अच्छा व्यवहार करता है, उसके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। यहाँ पर देखो, जो अधिकारी था वो रिश्वत लेने वाला था, लेकिन अगर नया ठेकेदार भी रिश्वत लेने वाला होता तो बहुत बड़ी समस्या होती। लेकिन यहाँ पे नया ठेकेदार ईमानदार था, और इसलिए उन्होंने जिससे मदद ली है वो भी ठेकेदार उसे कहता है कि देखो, वो अधिकारी जो है वो क्या करना चाहता है, तुमसे रिश्वत लेना चाहता है। और इसलिए हमारा जो यहाँ पे जो नया ठेकेदार है वो उच्च अधिकारियों के पास जाता है। वो अच्छा है, इसके लिए उच्च अधिकारी भी अच्छा इंसान उसे मिल जाता है उसके जैसा। ओके, और दोनों मिलकर अधिकारी की पोल खोल देते हैं और रिश्वत लेते वक्त उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और उसका आगे क्या होगा सोच लो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में अपने काम करते समय हमें बेईमानी नहीं करनी है, बल्कि हमें ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य, अपना काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा ईश्वर जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो हिसाब किताब करता है। जो जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा फल मिलेगा। ओके, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये हम दूसरी कविता जो है दूसरी लघु कथा जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। हमारी दूसरी लघु कथा के बारे में हमारे लेखक हमसे क्या कहते हैं, देखो पहले देखो गद्य संबंधी में पेज नंबर 27 पर देखो छोटी सी लघु कथा है दूसरी, उसके बारे में उसको मैं पढ़ रही हूँ, उससे देखो जरूर। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत ही सुंदर दूसरी जो ये है हमारी सीख हमें बताई है। लेखक कहते हैं कि देखो, कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में हमें दूसरों के साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो कठोर व्यवहार से हम क्या होता है, दूसरों का मन दुखित हो जाता है। हमारे वाणी में हमेशा शहद घोलना चाहिए। मैंने ऑलरेडी तुम्हें वो कविता सिखाई है कि मधुर वाणी से मित्र बन जाते हैं, तो कठोर वाणी से शत्रुता निर्माण होता है या शत्रुता का निर्माण होता है। इसलिए हमें क्या करना है, दूसरों के सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और जो विनम्र होता है, जो झुकता है, हमेशा ईश्वर उसका सर ऊंचा कर देता है, उसे प्रसिद्धि मिलती है। और इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, नम्रता के साथ जीवन बिताना चाहिए। आगे देखो उन्होंने क्या कहा, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। जो जीवन में गर्विला होता है, जो जीवन में हमेशा अभिमानी होता है। अभिमान का मतलब देखो, अभिमान करना अच्छी बात है। हम बोलते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदुस्तान है, अच्छी बात है। अपने माता पिता पर गर्व होना चाहिए, लेकिन हमारा गर्व दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो हम देखते हैं कि घमंडी कौन है और विनम्र कौन है। तो जीव का वर्चस्व इस लघु कथा में हम उसे देखेंगे। देखो पेज नंबर 28, जीव का वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब क्या है, प्रबलता, शक्तिशाली, हाँ, वर्चस्व, अधिकार। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साही हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन में बड़े कपटी हो। वो हंस रही है।
देखो उन्होंने क्या कहा है कि पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। अभी तुम्हारे दांत हमारे दांत देखो, है ना, पंक्तिबद्ध है। पंक्तिबद्ध का मतलब क्या है? एक कतार में, एक लाइन में, एक यहाँ एक वहाँ, एक यहाँ ऊपर नीचे, ऐसे नहीं है, ऐसे अर्धवर्तुलाकार है, लेकिन वो कैसे है? पंक्ति में है। और वही पंक्ति में दांत होते हैं तो अच्छे लगते हैं। अगर ऊपर नीचे हो तो हमारा स्वरूप जो है, हमारा रूप जो है वो बदल जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। वो राक्षसों के दांत होते हैं। ओके, तो ये दांत कैसे है? पंक्तिबद्ध है और एकजुट है, एक के साथ एक है, इसलिए उन्होंने कहा है एकजुट है। और इसके लिए वो दुस्साहसी बन गए थे। दुस्साहसी का मतलब क्या है? हिम्मतवान, ताकतवर बन गए थे। कभी ऐसा होता है कि तुम लोग जो है वो किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया, अगर तुम अकेले रहोगे तो वहाँ से चल पड़ते हो, 9-2-11 हो जाते हो। लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरी टीम रहेगी तो तुम दिखा देता हूँ तुम्हें, मैं अकेला थोड़ी, पूरी टीम मेरे पास है, ऐसा तुम्हें लगता है ना, क्योंकि तुम्हारे में साहस बढ़ जाता है। जब हमारे साथ कोई होता है ना तो हम दुस्साहसी बन जाते हैं। दुस्साहसी बनना अच्छी बात है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ये दुस्साहस करना, या कोई अकेला बेचारा भोला भला लड़का है और उसे तुम जाके परेशान करोगे कि हम 5 है, तू अकेला है, और उसे जाके मारोगे, तो अच्छी बात है ये नहीं। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो गया था, फिर वो एक साथ है, इसके लिए वो दुस्साही बन गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले। जिह्वा यानी कि जीभ। देखो यहाँ पे जीभ का वर्चस्व दिया है, तो जीभ का समानार्थी शब्द कौन सा है? जिह्वा। देखो एग्जाम में मैं पूछने वाली हूँ, तो अभी तुम्हें ध्यान में रखना है। ये गर्व में होके बोल रहे थे, गर्विष्ठ होके बोल रहे थे। हम 32 घनिष्ठ मित्र है। हमारे दांत कितने होते हैं? 32। अभी गिनो मत, 1 2 3 4 ऐसे गिनो मत, हमारे 32 दांत होते हैं, ऐसे कहते हैं। वो मित्र है, 32 मित्र एक साथ हो तो क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है ना, एक से एक मजबूत है। तू ठहरी अकेली। अभी वो जीवा के साथ जीवा से बात करें कि तू अकेली है और हम कितने हैं? पूरे 32 है। चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। अगर हम लोगों ने चाहा तो तुम्हें बाहर निकलने के लिए हम मना करेंगे। अभी कैसा होगा? देखो हमारे दांत बाहर से है, हमारे जीवा कहाँ है? अंदर है। अगर मैंने ऐसा पकड़ के रखा कच के, तो मेरी जीवा जो है वो क्या बाहर आ सकती है? नहीं। और इसलिए उसने क्या कहा है कि अगर हम लोगों ने ठान ली ना तो तू बाहर नहीं आ सकती है। अभी मैंने किया इसके लिए तू आ सकती है बाहर। ऐसा उसे वो कहना चाहते हैं। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित यानी कि अपवित्र विचार सुना था। देखो जब कोई हमें सामने से चुनौती देता है ना, तब क्या होता है? बहुत गुस्सा आता है। हम उसे कहते हैं ठीक है, अभी तुम्हारे साथ बहुत सारे मित्र हैं, इसके लिए तो अभी बोल रहा है ना, तू अकेले में मिल, मैं तुम्हें अच्छे से दिखा दूंगा तू क्या, मैं कौन चीज़ हूँ, ऐसा हम दूसरों को बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर बिना गुस्से किए हुए जिह्वा विनम्रता से बोल रही है, हंसकर बोल रही है। यहाँ पे जिह्वा हमें क्या कर रही है? एक संदेश दे रही है। कौन सा संदेश? सामने वाला कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, उल्टा सीधा कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, हमें अपने आप पर काबू होना चाहिए, ताकि दूसरा सामने वाला जो है वो हार जाए। वो हमें बता रही है, उसने हंसकर बोला। ऊपर से तो एकदम सफेद और स्वच्छ हो, यानी कि दांतों की ये भी विशेषता है, स्वच्छ है, सफेद है, पर मन में बड़े कपटी हो। तुम्हारा मन कपटी से दुष्ट है। तुम्हारा मन, जैसे हम दिखते हैं वैसे ही हमें होना चाहिए, लेकिन अलग होता है कि हम दिखावे के लिए अलग होते हैं और अंदर से कुछ अलग होते हैं। तुम्हारी भी वैसी हालत है, तुम सफ़ेद दिखते हो, स्वच्छ दिखते हो, तो सफ़ेद जो है वो किसका लक्षण होता है? शुभ्रता जो होती है वो पवित्रता का लक्षण होता है। और यहाँ पे तुम कलुषित बात कर रहे हो, ऐसा वो हंसकर कह रही है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर आज राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा।
अभी दांत जो है वो कहते हैं कि हाँ अंदर से स्वच्छ और बाहर से सफ़ेद, हमें बोलती है ना, तू घोषित कर रही है ना, तुम्हारी वाचालता छोड़, तू बहुत बकबक करती है। हम जीवा से बोलते हैं ना, तो बहुत वाचालता यानी कि क्या है, हमने बोलने में माहिर होना, बहुत बोलती है तू, अपने औकात में रह, अपने लिमिट में रहे, डोंट क्रॉस योर लिमिट। हम बोलते हैं ना चुपचाप बैठे रहे, ज़्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसा वो अपने औकात में रहे, हम तुम्हें चबा सकते हैं। देखो कभी कभी हम खाना खाते हैं, कुछ खाते समय हमारी जीवा जो है वो दांत को लगती है, सॉरी हमारे दांत जो है वो जीवा को लगते हैं, और फिर हमें लगता है ना, तो उसने धमकी दी तो ज़्यादा बोलेगी ना तो तुझे हम चबा देंगे, ऐसे खा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर राज कर रही है, यानी कि हमारी कृपा तुम पर है इसलिए तू राज कर रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। दांतों ने किटकिटा कर कहा, जोर जोर से, ठंडी के मौसम में हमारे दांत किटकिटाते हैं, अभी मौसम ठंडी का ही है, तो फिर तो एक के ऊपर एक दांत ऐसे पड़ जाते हैं और उससे आवाज़ निकलती है, तो किटकिटा कर कहा है। जिम ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया। देखो अभी भी ये जो दांत है वो बहुत गुस्से स्वर में कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवा क्या कर रही है, नम्रता बनाई रखी है, शांत है। सामने वाला कितना भी गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, कूल, बी कूल ऑलवेज, ओके। ऐसा उसने कहा है कि वो शांत रही है, लेकिन उसने उत्तर दिया है शांत बैठने का। सामने वाला जब बहुत गुस्सा करता है, कुछ भी बोलता है, इसका मतलब उसे सहना नहीं है, उसे जवाब देना है, लेकिन कैसे, गुस्से का जवाब गुस्से में नहीं देना है, गुस्से का जवाब हमें शांतता से देना है, विनम्रता से देना है, तभी क्या हो जाता है, उस पर असर होता है। नहीं तो क्या हो जाता है, अग्नि में अगर तेल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है। तो जब अग्नि जलती है तो हमें उसमें क्या डालना चाहिए, पानी डालना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ये जीभ भी है वो वैसे ही है, नम्रता से बोल रही है। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। ये जीवन की सच्चाई बताई है यहाँ पे जीवा ने। क्या कहा है, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते हैं। ललक यानी लालसा। दूसरों को गड्ढे में गिराने वाले जो होते हैं वो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। दूसरों पर उंगली उठाने के बाद ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर आ जाती है। उसने बताया है कि तुम्हारे सामने वाले तुम तो जल्दी गिर जाते हो, और तुम लोग अवसरवादी हो। अभी अवसरवादी का मतलब क्या है, मतलब ही हो स्वार्थी हो। जब जवान रहते हो तब तुम अच्छे रहते हो, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो तुम पूरे के पूरे गल जाते हो, टूट जाते हो। असल में हमें दांतों की आवश्यकता कब होती है, बुढ़ापे में ज़्यादा होती है। अभी तो हम जवान हैं, तो उसने कहा जब आवश्यकता होती है तब तो क्या करती है, छोड़ देती है। ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे जीवा हमें कह रही है कि मनुष्य को दूसरे मनुष्य का साथ हमेशा हर परिस्थिति में देना है। जवानी में तो उसमें जवानता होती है, उसका खून खौलता हुआ रहता है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आवश्यकता कब होती है, बुढ़ापे में। बुढ़ापे में सहारे की आवश्यकता होती है। तो उसने कहा है कि बुढ़ापा जो है, वृद्धावस्था में है, उसे तुम्हें साथ देना चाहिए, तो उसे छोड़ देता है। तो ऐसी बात अच्छी नहीं। तो अवसरवादी हो, तुम स्वार्थी हो, मतलबी हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे, बोले हमारी जड़ी बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। देखो उसने क्या कहा है, शक्तिशाली दांत है। अभी दांत कैसे है, शक्तिशाली है। वो क्यों हार मानेंगे, क्योंकि बुरे व्यक्ति जल्दी हार मानने वाले वैसे नहीं होते हैं। अगर दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं ना, एक दुष्ट अगर दुष्टता में वो नाकाम रहे ना, वो हमेशा चाल चलते ही रहते हैं। जब तक सामने वाला नीचे ना गिरे तब तक वो अपनी चाल चलता ही रहेगा, बुरे विचारों को हमारे अंदर डालता ही रहेगा। अगर कोई असर नहीं कर रहा है, उसे लगता है मैं इतना बुराई उसे कह रहा हूँ, लेकिन वो सुनता ही नहीं कि उस पर कोई असर नहीं होता है। वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, उसे अपने वश में करने का प्रयास करता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि देखो हम कड़े हैं, हमारी जड़ें मजबूत है, रूट्स गहरी है,
और हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे डरते हैं। अभी कड़े का मतलब हम कठोर है, दांत जो है वो कठिन है, और नुकीलेपन यानी कि देखो पॉइंटेड, दिखाई दे रहे हैं ना, खुद के दांत है ना, देखो। ओके, तो ये नुकीलेपन के कारण हमें सब डरते हैं हमसे, क्योंकि देखो अगर कोई आया आदमी बहुत गुस्से वाला है और तुम्हारे सामने आ गया और उसने तुम्हें चबाने के लिए ऐसा किया तो हम लोग भागते हैं, क्योंकि हमारे दांतों में ऐसा कहा जाता है कि पॉइजन होता है, इसके बाद इंजेक्शन लेना पड़ता है। दांत तो हमारे होते तो अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरों के दांत जब हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो वो पॉइजन वहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि वहाँ पे विष के निर्माण होता है। हाँ, तो ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि इसलिए सब हमसे डरते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। कितनी अच्छे से बता रही, देखो विवेकपूर्ण उत्तर देती है। पहले उसने उत्तर दिया है हंसकर, दूसरा उत्तर दिया है नम्रता से, तीसरा उत्तर दिया है विवेकपूर्ण। विवेक का मतलब पता है तुम्हें? विवेक का मतलब सत विवेक बुद्धि, सत्य और असत्य का ज्ञान करने वाली बुद्धि, सही और गलत का पहचान करने वाली बुद्धि। हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर हमें सत विवेक बुद्धि दे, ताकि सामने वाले के साथ हम किस तरह से व्यवहार करें हमें समझ में आए। तो ये विवेकपूर्ण बात देती है कि तुम्हारे नुकीलेपन और कड़ेपन की जो सीमित है ना, तुम्हारा कार्य क्षेत्र जो है वो अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ अंदर ही अंदर रहते हो। लेकिन विनम्रता से कहती हो कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। पूरे दुनिया को वश में करने की, आकर्षित करने की ताकत हमारे जीवा में होती है। कैसे? क्योंकि हम अगर मीठी बोली बोलेंगे तो सब अपने पास आकर्षित हो जाएंगे। जिस तरह तुम बोलते हैं उसी तरह तुम्हारे आसपास अच्छे लोग आएंगे, तुम्हें अपना दोस्त मानेंगे। सामने वालों को झुकाने की क्षमता भी किसमें होती है? हमारे जीवा में होती है। जब हम प्रभावी, अच्छे, सुंदर और जो समाज के लिए मूल्यवान बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें जो है सिखा देते हैं, तो लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो सिर्फ बोली के कारण झुक जाते हैं, एक वाक्य से झुक जाते हैं। यानी कि हमारे जीवा में इतनी ताकत है कि वो किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, किसी का जीवन बर्बाद भी हो सकता है और किसी के जीवन को राह भी दिखा सकता है। और उसे बता रहे हैं। दांतों ने पुनः धमकी दी, या अभी धमकी दे रहे हैं क्योंकि वो गरिष्ठ है ना, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। जीभ ने फिर से कहा, देख हाँ, हम तुम्हें घेरे हुए हैं, क्योंकि अंदर जीवा है हमारी और बाजू में कौन है? दांत है। तो उसने कहा हम तुम्हें घेरे हुए हैं, कब तक हमसे बचेगी तू? और ऐसा वो अपने घमंड में चूर होकर, अभिमान होकर वो बता रही है। जीभ ने दांतों को घमंड को चूर करते हुए, जीभ ने दांतों का घमंड, यानी कि वो बहुत गर्वी थे ना, उसके घमंड को चूर करते हुए, टूटते हुए उसे कहा, चेतावनी दी, वार्निंग दी उसे। क्या कहा? देखो, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। अभी उसे पता चला कि अभी ये मानते ही नहीं है, अभी सरलता से मानते रहे, तो वो थोड़ा सा वो चेतावनी देती है, वार्निंग देती है, गुस्सा नहीं होती है, वो वार्निंग देती है। कौन सी देती है? देखो कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आ जाएंगे ना, दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट तुम्हें पूरे निकाल देंगे और तुम्हें बाहर फेंक देंगे। अभी ये क्यों होगा? अगर मैंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से कहा कि मेरा ये दांत दुख रहा है, दांत तो बोल नहीं सकता है, कौन बोलने वाला है? जीवा बोलने वाली है। तो वो दांतों को थोड़ी पूछेगा कि तू दुख रहा है क्या? नहीं, वो क्या करेगा? दांत दुखता है बहुत, तुम्हें तकलीफ हो रही, दांतों को निकालेगा। ओके, तो उन्होंने कहा है कि देखो उसे बुलाओ, एक एक को बाहर कर दूंगी। अगर मैंने कहा ना डॉक्टर से कि मेरे पूरे दांत जो है वो बहुत दुख रहे हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, तो दांत जो है, डॉक्टर जो है तुम्हें पूरे, तुम सबको निकाल देंगे,
चलेगा क्या? ऐसा वो कह रही, धमकी दे रही उसे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। निरुत्तर यानी कि उसके पास कोई उत्तर नहीं था, जवाब नहीं था। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जवान में। देखो, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, यानी कि कठोरता से बोलना किसी को पसंद नहीं है, और इसीलिए हमारे जीवा में हड्डियां नहीं है। हमारे शरीर का एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे हड्डी नहीं है। छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, बड़ी हड्डियाँ हैं, सब हड्डियाँ को मांस लगाकर, मांस नहीं है, मांस, हाँ नहीं तो मांस बोलेंगे, मांस लगाकर वो बना हुआ हमारा शरीर है। लेकिन हमारी जीवा ऐसी है कि उसमें एक भी हड्डियाँ नहीं है, ताकि जैसे वो कैसी रहती है, मुलायम रहती है ना। चेक करो, हाँ जीवा तुम्हारी मुलायम है ना। हाँ, तो हमें भी दूसरों के साथ ऐसे ही विनम्रता से और प्यार भरी बातें करनी चाहिए। ओके। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। दांत तो घमंडी थे, लेकिन उन्होंने अपनी हार मान ली और उसने कहा, हाँ जीवा जो तुम कह रही है वो सही है। ओके। इस तरह से बहुत ही सुंदरता से हमारे लेखक ने, ये छोटी लघु कथा है लेकिन उससे बहुत बड़ा संदेश दिया है कि हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना है, ना हमारे रंग रूप पे करना है, ना हमारे बुद्धि पर करना है, ना हमारे पैसे संपत्ति धन पर नहीं करना है, गाड़ी बंगला उस पर भी नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं किस्मत का लेखा अलग होता है। रोडपति करोड़पति बन जाता है और करोड़पति रोडपति बन जाता है। ओके। और इसलिए हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हमेशा घमंड से दूर रहना चाहिए और विनम्रता से दूसरों के सामने पेश आना चाहिए। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मुझे लगता नहीं, उम्मीद है कि तुम्हें ये कविता जो है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अभी हम देखेंगे इस जो लघु कथा है इस पर आधारित हमारी कृतियाँ। चलो हम देखते हैं कृतियों की ओर। जीभ का वर्चस्व। ओके, चलो पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे तुम्हें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, कठिन शब्द के अर्थ, उसे तुम्हें अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, आगे देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। दांतों की विशेषताएं। अभी विशेषताएं कौन सी हैं? एकजुट, पंक्तिबद्ध थे, घनिष्ठ मित्र थे और दुस्साहसी थे। उत्तर लिखो। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी, डॉक्टर के सहायता से बाहर निकालेंगे। दूसरा देखो, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन, दुस्साहसी बनना। ओके, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाना है। अभी देखो, पहला है, जिह्वा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, ये गलत है। दांत घमंडी थे, ये सही है। ओके, ये हो गया है हमारा जीभ का वर्चस्व, इसके आधार पर हमारी कृतियाँ। अभी मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, भाषा बिंदु में उन्होंने नाक, दांत, गला, मुंह, ये शरीर के अवयव दिए हैं और उस आधार पर हमें वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा है कि उसके मुहावरे और उसका अर्थ। तो मैंने यहाँ पे दिया है, देखो, पहला है नाक। नाक में दम करना यानी कि बहुत तंग करना। वाक्य प्रचार देखो, उसका मुहावरे का अर्थ देखो, बिल्ली ने बहुरानी के नाक में दम कर दिया। अभी देखो, नाक में दम करना, अभी नाक शब्द आया है, नाक का बाल होना, ये भी मुहावरा है, बहुत प्रिय होना। तो तुम अपने हिसाब से भी, अगर तुम्हें दूसरा अन्य कुछ लिखना है, कोई वाक्य लिखना हो तो तुम लिख सकते हो। ओके, दूसरा देखो, दांत, दांतों तले उंगली दबाना, इसका मतलब क्या है? आश्चर्यचकित रह जाना। अभी देखो इसका वाक्य में प्रयोग, 5 वर्षीय रानी को भाषण करते देखकर छात्रों के साथ साथ अध्यापकों ने दांतों तले उंगली चबा ली। ओके, तीसरा देखो, गला, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। रुचिता अपने गुणों के कारण सबके गले का हार बनी है। चौथा देखो, मुंह, मुंह मोड़ना, अर्थ अपने कर्तव्य से विमुख होना। वाक्य देखो इसका, विदेशी संस्कृति को अपनाकर
आजकल के नवयुवक भी भारतीय संस्कृति की ओर से मुंह मोड़ ले रहे हैं। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सब कृतियाँ तुम्हें अपने नोटबुक में ही अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखनी है। उम्मीद है कि दोनों लघु कथाएं तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके, घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।